हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका फिजिक्स की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आ गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है कि वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है। पहला है गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, आमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आमीटर। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अगर पूछा जाए विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है तो इसकी इकाई एम्पियर है और इसी की वजह से इसका जो नाम है वो आमीटर पड़ा है। अगर बात करें गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है वो छोटे विद्युत प्रवाह को पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग भी विद्युत प्रवाह की जानकारी के लिए किया जाता है, लेकिन छोटे विद्युत प्रवाह की जानकारी के लिए किया जाता है। और जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक यंत्र है जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। जनरेटर के द्वारा ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत परिपथ, ऑप्शन सी, विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान जो होती है वो आमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक चुनिए। किलोग्राम पर सेंटीमीटर, मात्रक विहीन, किलोग्राम पर घन मीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 3.012 फिफ्थ में आया हुआ क्वेश्चन है। वो एग्जाम जो कैंसिल हो गया था टीआरई का, उसका ये क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोग्राम पर घन मीटर। ये आपेक्षिक घनत्व का सही इकाई है, किलोग्राम पर घन मीटर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के मापन में इकाई को कहा जाता है वोल्ट, वाट, एम्पियर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यानी कि पूछा है ध्वनि मापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ध्वनि मापने की इकाई होती है उसे डेसिबल कहा जाता है। ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में उसे डीवी लिखा जाता है, डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि मापी जाती है। अगर बात करें कि एक साधारण मनुष्य के सुनने की क्षमता, मतलब कितनी ध्वनि जो होता है वो इंसान सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि जो होती है ये साधारण मनुष्य को सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पूछा है बीपीएससी तैयारी 2.0 का क्वेश्चन है कि हवा में नमी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा में नमी, यानी कि ऊंचाई पर नमी मापना है, आर्द्रता को मापना है। तो ऊंचाई से आप याद कर सकते हैं हाइग्रो, हाई पर नमी को, हाई पर मतलब हवा में नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर किसको मापता है, जो तरल होता है, जो लिक्विड होता है, उनके विशेष गुणों को मापने का कार्य हाइड्रोमीटर के कारण द्वारा किया जाता है। हाइड्रो जल से ही स्पष्ट हो रहा है, जल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जल, हाइड्रो यानी कि जल यानी कि तरल, तो इसको मापने का काम हाइड्रोमीटर से। और वहीं पे जो एरोमीटर है, इसमें हवा या अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने के लिए यूज किया जाता है एरोमीटर का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व होता है अदिश राशि, सदिश राशि, बीमा विहीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो धारा घनत्व है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सदिश राशि है। इसका जो सदिश राशि होता है उनका दिशा और परिमाण दोनों ही ज्ञात होता है, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। धारा घनत्व का दिशा और परिमाण दोनों ही ज्ञात है, इसको जे से प्रदर्शित किया जाता है। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है, जे से प्रदर्शित किया जाता है, और ये एक सदिश राशि है। बात करें धारा घनत्व के एसआई मात्रक की, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है, एम्पियर मीटर
स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक होता है और इसका जो सिंबल होता है धारा घनत्व का वो जे होता है। ठीक है। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इसका क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व क्या कहलाता है? चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम रहित, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसी राशियां जिनका दिशा और परिमाण दोनों ही ज्ञात होता है उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों में चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व और इसके साथ साथ विस्थापन, त्वरण, ये सब भी सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होती है वो टेस्ला होती है। टेस्ला क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगर पूछा जाए एक टेस्ला किसके बराबर होता है तो एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग की मीटर के बराबर होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? स्लाइडिंग घर्षण, रोलिंग, स्थैतिक, यानी फिसलन, रोलिंग और स्थैतिक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। रोलिंग घर्षण जो है ये सबसे कम जो है घर्षण उत्पन्न करता है। सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है? रोलिंग घर्षण। घर्षण क्या होता है? जब दो संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है उसी को घर्षण बल कहा जाता है। रोलिंग सतह जो होती है जिसमें इंसान ढनकता हुआ रोल करता हुआ चला जाता है उसे रोलिंग सरफेस कहते हैं। ऐसी जगहों पे जो घर्षण बल होता है वो सबसे कम कार्य करता है। इसका जो एग्जाम्पल है आप ले सकते हैं, एक साइकिल, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और किसी ऊंचे तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइकिल अपने आप फिसलती हुई गति करती हुई नीचे चली आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे घर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें सबसे ज्यादा घर्षण बल किसका होता है तो स्थैतिक बल, फिर फिसलन बल और फिर रोलिंग बल। ठीक है। सबसे ज्यादा स्थैतिक बल, उसके बाद फिसलन बल और सबसे कम होता है रोलिंग घर्षण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम कौन सा यूज कर रहा है यहाँ पे? तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पहले सबसे ये बताइए कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्या? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला दिया था जड़त्व का नियम, दूसरा और तीसरा क्या है? तीसरा जो है वो मैं बता देती हूँ, दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी कि आप जिस पर जितनी क्रिया लगाएंगे उसके अपोजिट में वो आप पर उतनी ही क्रिया लगाएगा। इसको न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में आपके कमेंट को इस बोर्ड पर यहाँ पर आपका नाम और आपका कमेंट फ्लैश किया जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि आप जिस पे जितना बल लगाएंगे उतना ही बल आप पे वो वस्तु भी लगाएगी। तो आप जब तीरंदाजी यानी आर्चरी, जब किसी को तीरंदाजी करते हुए देखते होंगे, जब तीर छोड़ा जाता है, जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो जितना पीछे खींच के तीर छोड़ेंगे उतना ही आगे जाता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को दर्शाता है। दूसरा अंतरिक्ष रॉकेट, ये भी न्यूटन की गति का तीसरे नियम से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष रॉकेट। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे अंतरिक्ष रॉकेट का अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक से गोली चलाना। बंदूक से जब आप गोली चलाते हैं, किसी को गोली चलाते देखते होंगे, जब बंदूक चलती है तो जितना तेज बंदूक से गोली निकलती है उतना तेज पीछे की तरफ भी धक्का लगता है। या फिर कभी आपने नदी में नाव को खड़ा हुआ देखा होगा। अगर नदी के किनारे पर एक बोट खड़ी हुई है, यहाँ से अगर आप नदी में छलांग मारते हैं, आगे की तरफ कूदते हैं, ये नाव भी थोड़ा पीछे की तरफ सरक जाती है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? चौक कुंडली द्वारा, डायनमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 69th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एसी जो होता है ये करंट को डायनामो द्वारा उत्पन्न करता है। किसके द्वारा? डायनामो द्वारा उत्पन्न करता है। डायनामो
एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपसे यहाँ भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसी से कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो एसी से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, एसी जनरेटर जो होता है इससे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सोनार तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिमशैल का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सोनार तकनीक का पता जो है, सोनार तकनीक का यूज नाविक करते हैं। इसमें जो होता है वो पानी के नीचे कितनी पहाड़ियाँ हैं कि नहीं है ये भी पता लगाया जाता है, हिमशैलों का भी पता लगाया जाता है और समुद्र की गहराई का भी पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। सोनार तकनीक का उपयोग जो है ये नाविकों के द्वारा किया जाता है और इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज किया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सोनार तकनीक में कौन सी वेव का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रासोनिक रे, रेडियो रे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगे। सोनार तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें कहीं भी समुद्र में कोई भी घटना हो रही है, समुद्र के नीचे कितनी गहराई है, कितना पहाड़ियाँ हैं कि नहीं है, पनडुब्बियाँ अगर डूब गई तो कहाँ पे हैं, हिमखंड है तो कहाँ है, इन सब का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव कान की श्रवण परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, लेस देन मतलब 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, मानो जो ईयर है, मानो जो कान है उसके सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 ना लिख के कहीं कहीं 20 के हर्ट्ज भी लिखा होता है, इसका मतलब भी यही होता है 20,000 हर्ट्ज, ये मानव के सुनने की क्षमता होती है। ठीक है, अगर बात करें ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जब 20 से कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसे अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, यानी कि ऐसी ध्वनि तरंगे जो हम अपने कानों से सुन नहीं सकते हैं, बहुत धीमी ध्वनि तरंगे होती है 20,000 से कम। वहीं अगर बात करें 20,000 से अधिक जब हो जाती हैं तो ऐसी तरंगों को प्रस्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज होती हैं और वो प्रस्रव्य होती हैं, वो भी हमारे लिए सुनने में, हमारा कान जो है उनको सुनने में असक्षम होता है। हमारे जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही होती है। इसके अलावा ह्यूमन मानव जो होता है, मानव कान जो होता है वो ना तो 20 से नीचे की ध्वनि को सुन सकता है और ना ही 20,000 से ऊपर की ध्वनि को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें कि तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी, अल्फा, गामा और एक्स किरणें, इन सब तरंगों की सर्वप्रथम किसने इसकी चर्चा की थी, तो मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तरंगों के बारे में बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें और गामा किरणें शामिल हैं। अल्फा किरणें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, ये अल्फा कणों से मिलकर बनी होती हैं। अल्फा कण जो होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है और ये हमेशा इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, आया था कि बीटा किरण प्लस होता है कि निगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो बीटा जो होता है, बीटा किरण, ये हमेशा निगेटिव होता है, अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, चुंबकीय तरंगे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक। प्रकाश जो है ये ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। किसमें होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है और जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और सी, दोनों ही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? औरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य यानी कि छोटा वेवलेंथ किसके पास है?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परावैंगनिक किरणों के पास उच्च ऊर्जा और कम वेवलेंथ, मतलब छोटा वेवलेंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सलीन मग में हैंडल होता है, पोर्सलीन उष्मा का कुचालक होता है, स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्सलीन जो होता है ये उष्मा का कुचालक होता है और इसलिए इसमें चाय पीना आसान होता है। ठीक, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उसमें से लगभग 70-80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे बार बार अनुरोध हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो पोर्सलीन है इसी को चीनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होती है, जिसमें गर्म चाय जब रखी जाती है तो बर्तन गर्म नहीं होता है, इसलिए वो पीने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग है? संवेग, चुंबकत्व, आवेश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो लेंज का जो नियम है वो इनमें से किसी पर भी आधारित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, लेंज का नियम अगर इनमें से किसी पर नहीं आधारित है तो किस पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लेंज का नियम आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? इसका मतलब है कि गतिशील चुंबकत्व द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरुद्ध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसी कारण सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित होती है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इन्होंने बताया था कि ऊर्जा ना ही नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक बरसाती दिन में यानी कि ऑन आ रेनी डे, बरसाती दिन में क्या होता है? शुष्क एवं आर्द्र बल तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं। शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर जो होते हैं ये आर्द्र बल मापापी की तुलना में ज़्यादा माप दिखाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टिका यानी कि ब्लैक बॉडी एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विस्तृत ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, E/16, E/16। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा E/16। अगला क्वेश्चन है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्यों? ऑप्शन दिया हुआ है, ग्लेशियर का आधार गर्म परिस्थितियों में रहता है, हिमानी का आधार पर बर्फ के अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो जवाब होगा वो होगा आंसर सी, ऑप्शन सी। क्या होगा कि हिमानी के आधार पर उसके शीर्ष मतलब उसका गलनांक जो होता है, हिमानी का जो आधार होता है, एक मान लीजिए ये हिमखंड है और इसका आधार जो है इस पर ऊपर से नीचे तक का पूरा दबाव लगा होता है, जिसके कारण इनका गलनांक कम होता है और ये पिघलते हैं। यहाँ पर दाब नहीं होता है और ये देरी से पिघलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
-459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान होता है। ठीक है, कितना होता है? परम शून्य तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है वाहन के साइड मिरर में कौन से मिरर का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये कोई वाहन है, ये कोई गाड़ी है और इसके जो यहाँ पे साइड मिरर लगा होता है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, यहाँ पे जो साइड मिरर लगा होता है, इसमें पूछा है कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए ये सीट है ड्राइवर की और यहाँ से इस मिरर की जो दूरी है वो ज़्यादा है, तुलनात्मक जो यहाँ पे मिरर लगा होता है उसके तुलनात्मक में इसकी दूरी ज़्यादा है, तो इसकी दूरी ज़्यादा है और ऊ जो है ये ज़्यादा दूर है। ऊ अगर औ की बात करें, अवतल दर्पण, तो जो यहाँ पे मिरर लगा होता है, जो बैक देखने के लिए लगा होता है सामने मिरर, इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मिरर लगा होता है इसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है और ये मानव से दूर होता है, ड्राइवर से दूर होता है, तो दूर ऊ से औ की तुलना में ऊ ज़्यादा दूर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुड़े होने के कारण सदैव सीधा प्रतिबिंब व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, अब वही बात करें कि अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किसमें किया जाता है, तो देखिए अवतल दर्पण का यूज जो है वो टार्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो डॉक्टर होते हैं, जो एक मिनट, ईयर, टीथ और नोज, ईटीएन या फिर ईटीएन के जो डॉक्टर होते हैं, ईयर, टीथ और नोज के जो डॉक्टर होते हैं, ये कौन सी दर्पण का यूज करते हैं उसकी जांच करने के लिए, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को दिखाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मरकरी वाष्प तथा आर्गन, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मरकरी वाष्प तथा आर्गन। प्रदीप ट्यूब में प्रायः मरकरी वाष्प, मरकरी वेपर तथा आर्गन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वातावरणीय परिवर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वातावरणीय अपवर्तन। जो सितारे चमकते हैं उनका प्रकाशीय प्रक्रिया वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका एक अपवर्तन का एक और एग्जाम्पल है, अगर आप पानी से भरे टब में एक सिक्के को डालते हैं, मान लीजिए ये पानी से भरा टब है और इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, और इसमें आप एक सिक्के को डाल देंगे और वो सिक्का तली में है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि वो सिक्का थोड़ा सा तली से ऊपर है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन, इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन है। वहीं अगर आप किसी द्रव में, कोई ग्लास है, अगर उसमें आप एक लकड़ी को या फिर एक पेंसिल को, एक मान लीजिए ग्लास है, इसमें आप एक पेंसिल को ऐसे डालते हैं, एक पेंसिल को ऐसे डालते हैं, तो पेंसिल हमें ऐसे ना देख के थोड़ा सा झुकी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण भी अपवर्तन होता है। ठीक है, इसी तरह जो सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया है वो भी अपवर्तन पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, निश्चित रूप से वास्तविक होता है यदि वस्तु आभासी है। हमेशा वास्तविक होगा, हमेशा आभासी होगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है वो आधार पर वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है। वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है। ठीक है, इसके कई कंडीशन होते हैं, जैसे अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। अगर वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ठीक है, वही बात करें यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच है तो दो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में सीधा, बड़ा और आभासी होगा। ठीक, इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस,
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों? क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः जो छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, जबकि ऑप्शन में आपको 5 सेंटीमीटर अवतल लेंस दिया हुआ था। अवतल लेंस का नहीं, हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं नज़दीक, मतलब छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए जिसे हाइपरमाइट्रोपिया कहा जाता है, इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो आपको बता दें, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, इसमें जो है निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है निकट की वस्तु, और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और इसमें उपयोग किया जाने वाला लेंस होता है अवतल लेंस। ठीक है, अगर बात करें हाइपरमाइट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और जो छोटे अक्षर होते हैं, अक्षर जब हम पढ़ेंगे तो वो हम निकट की चीज़ों से पढ़ेंगे, तो निकट होगा हमारे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कौन सा दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है कि कहाँ पर, आंख की कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से जुड़ी होती है, जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती हैं। रेटिना पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा व वास्तविक बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा व वास्तविक बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का